खबर है में उस काम के मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, ज़ाहिर है सबसे अहम स्टोरी आज की नवाज शरीफ साहब को आखिरी मोहलत दे दी गई। उन्होंने कहा गया एक हफ्ते के अंदर तशरीफ लाएं, सरेंडर करें और इसके बाद जो है वो अदालत देखेगी। और अदालत ने यह भी एश्योरेंस दी कि आपको जो है वहाँ पे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि एक तरह की राहदारी की ज़मानत भी उन्हें दे दी गई। अब वो इससे क्या फ़ायदा उठाते हैं, इस हवाले से हम एक लॉ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। मगर मैं स्टोरीज़ को थोड़ा सा आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मरीम नवाज़ साहब ने क्या दोबारा सियासत में फ़ाल होने का फ़ैसला कर लिया है, इस हवाले से बात करेंगे। आज उन्होंने एक छोटा सा सियासी शो भी किया है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कराची के बारे में इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। और यूँ लगता है कि कराची भी ज़ाहिर है 20-30-40 सालों की जो एक वारदात जारी थी उसको इस बारिश ने नंगा करके रख दिया है। चुनांचे उन्होंने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा। जो ये मामलात के इलेक्ट्रिक के और दीगर मामलात ये क्या है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ भारत चीन से जंग की बातें कर रहा है और ख़बर यह है कि हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो मैशत करी है 23.9% उसकी इस जून के क्वार्टर में उसकी मैशत माइनस गई है, नीचे गई है, गिरी है। इस हवाले से बात करेंगे। मगर बड़ी साहब पहले तो ये बात करते हैं कि आज बड़ी एक हवाले से लैंडमार्क और हमारे साथ बड़ी साहब शाइक उस्मानी साहब हैं। आगाज़ करता हूँ, वेलकम टू द शो जनाब जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। हजूर मैं बस थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। मैं बस एक दो बातें आपसे पूछना चाहूँगा, फिर मेरे बाकी दोस्त पूछेंगे। ये फरमाइए कि आज का जो फैसला है, नंबर 1, अगर वो नहीं आते तो इसकी क्या रेपरकशंस होंगी, और क्या अगर आते हैं तो वो तो खैर देखा जाएगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके रिलीफ मांग सकती है मुस्लिम लीग नून? इस हवाले से इन दो सवालों के जवाब और फिर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि आपसे मजीद बात करें। जनाब जस्टिस साहब। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अपील भी वहाँ पर फाइल की हुई है और इसके साथ ही साथ आमतौर से होता ये है कि अकाउंटेबिलिटी केसेस में जब कोई अंडर अरेस्ट होता है और उसको बेल मिल जाती है, तो जब वो अपील में जाते हैं और अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो आमतौर से ऑटोमेटिकली बेल एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सटेंड नहीं हुई और फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब जब बेल उनकी ख़त्म हो गई, बेल का पीरियड ख़त्म हो गया, तो अब जब अगर उनको एक्सटेंशन चाहिए अपनी बेल में, तो उसके लिए जो कानूनी रिक्वायरमेंट वो ये है कि उनका यहाँ होना प्रेजेंस लाजमी है, बगैर उसके बेल एक्सटेंड नहीं होती। ये प्रिंसिपल है। तो इस वजह से जहाँ तक ये अपनी जगह पर है, ये तो सही फैसला है। और लेकिन उनको मफरूर अभी उन्होंने नहीं करार दिया, और अगर फर्ज किया मफरूर करार भी दे दे, क्योंकि कान तो यही है कि वो वापस नहीं आएंगे, किसी वजह से भी, जो भी वजह हो, तो नहीं आएंगे। तो अगर वापस नहीं आते और उनको मफरूर करार दे दिया जाता है, तो उनको वापस बुलाना कोर्ट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू ये तकरीबन नामुमकिन है। नहीं, अगर वो वापस नहीं आते और मफरूर हो जाते हैं तो उनके राइट्स रहेंगे, सजा कंफर्म हो जाएगी, और क्या आगे वो अपील कर सकेंगे जैसे साहब? नहीं, अपील से और सजा से तो कोई ताल्लुक नहीं। सजा तो उनकी है अपनी जगह पर, लेकिन अपील जो है उनकी वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, और वो अपील तो बरकरार रह सकती है। उनकी अपील तो नहीं ख़त्म होगी उनकी। अगर आदमी जेल में रहता है तो उसकी जेल में रहते हुए भी अपील कर सकता है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि वो वहाँ से तो आएंगे नहीं, और अगर वहाँ से लाना है उनको तो उनको ब्रिटिश कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा एक्सट्रेडिशन के लिए, और एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इंग्लैंड और पाकिस्तान में नहीं है। तो इस वजह से उनका वहाँ से आना तो इम्पॉसिबल है। अब ये सिर्फ ये होगा कि अब अल-अज़ीज़िया का जो रेफरेंस है उसकी अपील नेक्स्ट मेरे ख्याल में 23 तारीख को शायद लगी हुई है, उसमें हियरिंग होगी, और उसमें जो अरशद मलिक जो जज साहब थे उनका भी जो एटीट्यूड था वो भी सामने आएगा। तो सब उसके बाद देखना है उसमें क्या रिलीफ मिलता है। अगर तो फर्ज किया उनकी जो पनिशमेंट है और उनकी कन्विक्शन है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइक साहब, एक आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। गुजारिश ये है कि मरियम का केस अल-अज़ीज़िया 23 को कर दिया गया है, तो जबकि नवाज शरीफ साहब का 10 सितंबर को ही है। ये क्या दोनों केस अलग अलग सुने जाएंगे या इकट्ठे ही फैसला होगा, जबकि सजा इकट्ठी हुई थी इन केसों में? नहीं, अभी तो फिलहाल तो उन्होंने अलग अलग कर दिया ना, इसी वजह से अलग कर दिया क्योंकि नवाज शरीफ को वापस बुलाना चाहते हैं।
जो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि उनको वापस बुलाया जाए। पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल इंडिकेशंस हैं, उसकी मोटिव्स हैं, उसकी वजह से उनको वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस वजह से ये फैसला अब उनका अलग अलग होगा, लेकिन इवेंचुअली ये साथ ही सुनी जाएंगी अपीलें। साहब आप क्या समझते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में तशरीफ नहीं लाते तो मरियम साहब के केस पे भी कोई असर पड़ेगा इसका, कि उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मरियम साहब? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका हर एक का अपना इंडिविजुअल, ये तो इंडिविजुअल होता है ना, क्रिमिनल लायबिलिटी इज इंडिविजुअल, उसमें कलेक्टिव लायबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती। जज साहब, मैं ताहिर मलिक को दो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ, एक आम आदमी के रेफरेंस से पूछना चाह रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं कि या ज़मानत पर हैं। ये एक थोड़े से ये थोड़ा टेक्निकली समझा दें। दूसरा ये है कि क्या नवाज शरीफ ये लीगल होगा कि वो पंजाब हुकूमत के पास जाएं कि मेरी ज़मानत आप बढ़ा दें? ये जो दो चीज़ें हैं, ज़रा इसको मैं, क्योंकि आप ला को समझते हैं, मैं तो एक जनरल क्वेश्चन कर सकता हूँ। देखिए, ये जब इनको जाने की इजाज़त दी गई थी तो ये कहा गया था कि अगर वो उनको एक्सटेंशन चाहिए तो वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। ये मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। तो इस वास्ते उनको कानूनी तौर पर तो उनको चाहिए कि वो पंजाब गवर्नमेंट को अप्रोच करें और उनसे कहें कि उनको रहने दें वहाँ पर। लेकिन अब चूंकि कोर्ट में मामला आ गया है, और जब कोर्ट में मामला आ गया और कोर्ट ने उनसे खास तौर से कह दिया है कि अब आप यहाँ पर 10 तारीख तक पहुँच जाएं, वरना हम आपको मफरूर डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जज साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए कि अगर वो नहीं आते तो क्या उनका पॉलिटिकल करियर तो फिर एक हवाले पहले भी उनके है, उन पर बार्ड है, तो बिल्कुल फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, पॉलिटिकल करियर देखिए, लास्ट टाइम जब वो मुशर्रफ के ज़माने में चले गए थे तो वापस आके क्या हुआ था? वापस आके उनके सेटिस्फाइड हो गई थी, हालांकि इतनी लेट बाद में उन्होंने रिव्यू फाइल की थी। तो वो तो कोई बात नहीं है, बात ये तो इंटायरली सियासी बात है। और अगर फर्ज किया अजीजिया रेफरेंस में उनको सज़ा मिल जाती है, कन्विक्शन कंफर्म हो जाती है, फिर तो वो कन्विक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनके मफरूर होने से कोई ख़ास फर्क नहीं। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक असमानी साहब। जी, दो बातें हमने वजाहत के तौर पर कर ली, लेकिन बड़ी साहब वो कह रहे हैं कि उनके मफरूर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, एक तो मेरी इतला है कि टाइम बार्ड हो जाता है, लेकिन मियाँ साहब का भी टाइम बार्ड हो गया था जब मुशर्रफ दौर में भाग गए। तो दोबारा उनको किसने मौका दिया था? इफ्तिखार साहब ने शफ़क़त माशाल्लाह बड़ी शफ़क़त की। अमूमन जो टाइम बार्ड होना, एक उसके बगैर केस कोई सुनता नहीं। लेकिन आज एक बात ये अच्छी हुई कि मरियम साहिबा ने बगैर अटैक किए, अंडे, टमाटर, लाठी चार्ज। अच्छा, वो उसमें बड़ी आज हमें लैद हुई और सोशल मीडिया पे भी बड़े लोग कह रहे थे, तो वो क्या वो फिर बाद में फैसला रुक गया? देखें, ये तो उनके जो सोशल मीडिया पे कहता है वो काबिल एहतराम है, जर्नलिस्ट का काम है खबर देना। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया था, बता कर नहीं था किया। जब लाहौर नैब पे हमला किया था, बता कर नहीं किया था, बिल्कुल। लेकिन आज वहाँ सख्ती भी बड़ी थी और वो जो इंतजाम आज वहाँ पे वो रेंजर भी थी। इस इतला पर उनको रात को जब एजेंसियों को भी ये रिपोर्ट थी कि कोई हंगामा राई की जा सकती है, तो उसके अरेंजमेंट से थोड़ा सा इन्होंने फैसला अपना वापस ले लिया, जो बेहतर किया। लेकिन आज मरियम साहिबा ने खुद को लॉन्च भी किया। पहले तो जब उधर नैब अटैक किया था, आज उनकी गुफ्तगू में मुझे पुरानी मरियम साहिबा नजर आई। मुझे लगता है जो पसे पर्दा अंडरस्टैंडिंग जिसे हम खत्म हो गई कहते हैं, वो कुछ यानी कमजोर होती नजरती जा रही है। क्योंकि मरियम साहब ने आज फिर एक जो सोशल मीडिया पे खबर घूम रही है उसको टारगेट करने की कोशिश की, और उनका मतलब था कि अब अगर हमें बुला सकते हो तो उन्हें क्यों नहीं बुलाए। तो दूसरा ये है कि ये हमेशा मरियम साहब कहती रही कि हम अब बाद में एक नैरेटिव पहले था अदारों के ख़िलाफ़, अदलिया और फ़ौज के, एक दरमियान में खामोशी रही। अब देखना ये है कि बड़ा इम्तिहान है कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ 2 माह के लिए गए थे, 9 माह हो गए हैं। क्या इस दफ़ा फिर इश्तिहारी होने को प्रेफर करते हैं, या आके अदालत में कानून के सामने सिलेंडर होते हैं, सज़ा होती है? वरना इसका इम्पैक्ट मुस्लिम लीग नून पर पड़ेगा। आज इनके एक सीनियर वजीर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे थे नहीं, नवाज शरीफ साहब भगोड़े नहीं है, वो यकीनन आ जाएंगे। नहीं, वो कह रहे वो नहीं आएंगे, वो तो अभी उनके जो करीबी और आज उनके जो वकील हैं वो बार बार उनके लिए रिलीफ मांगते रहे अदालत से, जो उनको नहीं मिला। वो तो नहीं आ रहे। जब अदालत का फैसला आ गया कानूनन, तो अब उन्हें आना चाहिए ना। उधर वो घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या कॉफी पीने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको सुनवा देता हूं मरियम साहब ने क्या कहा है, तो फिर आपसे कमेंट कीजिएगा। और आप भी जी सुनाए मरियम साहब ने क्या कहा है।
नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। इसका मतलब तो ये है ना कि वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए बाहर है, वो तो नहीं। देखिए काजी साहब, वो भट्टी साहब ने भी कमेंट किया, मैं जो आपका सवाल है उस पर मैं भी कमेंट करना चाह रहा हूँ। आपने वो जज साहब ने कहा ना, अगर वो मफरूर हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये देखें हमारा काम नहीं कि हम अदालत नहीं है, नाम उस कानून के एस्पेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक सियासत के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने पूरा जितना टाइम था ले लिया, इससे आगे अगर वो पॉलिटिकल मैदान को खाली छोड़ दें तो मैदान खाली नहीं रहेगा। दो चीज़ें हैं, या नवाज़ को वापस आना पड़ेगा, और दूसरा ये अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते और आगे जेल में चले जाते हैं, मरीम को पुराने बयानिया पे पोजीशन लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल से लड़ना शुरू कर दें, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को इतना बेवकूफ़ ना समझें कि जब चाहे आप अग्रेसिव बयानिया कर दें 6 महीने के लिए, आप जो सूट करे आप उसके मुताबिक। इस तरह सियासत नहीं हो सकती। आप कंपनी चला सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग से चल सकते हैं। नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी इस फैसले से मुतल्लिक है, अगर नहीं आएगा तो मर जाएंगे। मतलब ऐसी नहीं आना। नहीं काजी साहब, और ये मलिक साहब कह रहे हैं कि उनकी सियासत फारग है अगर वो नहीं आते। काजी साहब मेरी राय है, देखें जो राना साहब फरमा रहे हैं, इस तरह नहीं होता कि मुल्ज़मान को इतना बेल नहीं किया जाता कि वो अदालतों के हुक्म को भी ठोकर पे मारे, अदारों के हुक्म को भी ठोकर पर मारे। अगर वो मुस्लिम लीग हुकूमत हाई कोर्ट इस्लामाबाद हुक्म फरमा रही है कि वो सिलेंडर करें आए और नहीं आएंगे तो फिर इश्तिहारी करार दिया जाएगा। राना साहब इसको बहुत लाइट ले रहे हैं कि ये किसी पोस्ट ऑफिस का मामला है जिसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। मोअज़्ज़ज़ जज साहब डबल बेंच था, उनका फैसला अगर नहीं आते तो मेरा ख्याल है सियासी और कानूनी दोनों महाजों पे इनका कमज़ोर होगा और मरियम का इस केस में इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद देखना ये है कि आज की इस तकरीर के बाद अगर लगता है राना साहब की गुफ्तगू से कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया, सुप्रीम कोर्ट कहे या हाई कोर्ट कहे, मैं नहीं मानता किसी को, बज़ाहिर उनसे लग रहा है, उन्होंने कहा माई डॉक्टर, और मतलब अदालतें तो बेअसर हो गई। क्या अब शहबाज शरीफ क्या कौन सा रास्ता बनाते हैं? लेकिन मेरा सवाल और है आपसे, मुझे आप ये बताएं कि मैं कुछ अब लगता है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अंडरस्टैंडिंग ज़रा टूटती नज़र आती है, और जो मलफूफ अटैक हैं एस्टैब्लिशमेंट पे जो पहले होते थे वो शुरू हो चुके हैं, ख़ास तौर पर परवेज़ रशीद साहब की तरफ से भी और मोहतरमा की तरफ से भी। तो नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, और अब क्या यलगार हो की पॉलिसी होगी परवेज़ रशीद साहब की और मोहतरमा मरीम नवाज़ की? नहीं, मैं एक बात बताऊँ, मेरे ख्याल में ये सिर्फ ट्विटर पर परवेज़ रशीद सरगर्म रहेंगे, मीडिया गुफ्तगू में रहेंगे, प्रैक्टिकली ट्विटर पे तो फिर बड़ा तूफान मच जाएगा, हम तो बड़े हैं, लाखों का जुलूस नहीं ला सकते। ट्विटर पे इनका मीडिया सेल बड़ा मजबूत है, गाली गलोच देंगे, किसी की माँ बहन, किसी को अच्छा किसी को बुरा कहेंगे। अगर अदालत कोई बड़ा सख्त फैसला दे देती है तो मुझे लगता है अदारों को भी हिट करेंगे, जिस तरह माजी की तरह करते रहते हैं। लेकिन परवेज़ रशीद ये भूल गए हैं कि आज जिस स्टेज पे नवाज शरीफ आए हैं उसमें बहुत सारा उनका अमल दखल है। नहीं, बड़ी भाई शहबाज शरीफ उनको समझाते रहे, खानदान के कुछ लोग समझाते रहे कि अवॉइड करें, लेकिन ये 2-4 और एक आधे और एडवाइजर थे जो आपके रिश्तेदार। फारूक क्या नाम था उनका, जनाब जर्नलिस्ट थे, बड़े अच्छा कॉलम लिखते थे, मैंने कभी नहीं पढ़ा। वो भी बड़े करीब थे, इम्तियाज आलम भी बड़े। नहीं यार, इम्तियाज आलम जो उर्दू में लिखते थे। अच्छा, वो सिद्दीकी, वो अपना उनके इरफान सिद्दीकी साहब माशाल्लाह, उन्होंने भी कहा कि यलगार हो। अगर मगर देखें आप, मैं आखिर मलिक साहब, अगर इन्होंने सियासत करनी है और साफ सुथरी करनी है, जो हर एक का राइट है, तो इन्हें परवेज़ रशीद और इरफान सिद्दीकी जैसे लोगों से अवॉइड करना होगा। महाजराई का मुतम्मल हमारा मुल्क नहीं हो सकता। चाइना और भारत के जो सूरत आ रहा है और भारत जो हम पे नज़र रखे है, मेरा ख्याल है सियासी जद्दोजहद सियासी अंदाज में करनी चाहिए, उसे तरीबकारी नहीं होनी चाहिए। आप हाई लेवल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की हमदर्दी में बात कर रहे हैं, आपसे बहस बनती नहीं, मगर मेरी बहस है जो आम आदमी है उसकी जो फीलिंग्स है। अगर आपने सियासत करनी है, अगर आम आदमी को बीच में नहीं ला रहे, बेरोजगारी को नहीं ला रहे, महंगाई को नहीं ला रहे, होपलेसनेस को आप नहीं ला रहे, तो फिर इस तरह मेरा एक आपसे सवाल है यार, कमेंट कर, मुझे बताएं ये मेरा क्या गुनाह के हर वक्त आपके प्लेलिस्ट देखता हूँ, आपकी दिल की ऑपरेशन हो रहा है यार, सियासत मीन पीपल। आप मुझे जवाब दें, अभी आपने कहा अवाम, आम आदमी, मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, इनका क्या ताल्लुक अवाम से? नहीं, ये तो इन्होंने पॉलिसी है, खोला हुआ है, अवाम की कोई पॉलिसी है। मुझे लग रहा है 2-3 साल से हो रहे हैं, सरदारी नवाशी ने लगता है मेडिकल कॉलेज खोला, हर वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं। यार मेरा मसला है, मेरी रोजगार की बात करो, मेरी नौकरी की बात करो, बात आप कह रहे हैं कि ये सियासत नहीं चलेगी। मरियम पहले बोलना पड़ेगा मरियम, नहीं 8-10 महीने बाद जब नैब ने बुलाया उधर पथराव हुआ, याद है? अब बोली जब हाई कोर्ट में बुलाया, और कल आपकी खबर नहीं थी,
आपने जो अंडों वाली खबर दी थी मुझे समझ थी इसके पीछे मैं सही खबर है। जब ये इमरान खान साहब अब रेंजर्स आ गई थी ना, एहतजाज के लिए धरने के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे तो गुजरांवाला अंडे और टमाटरों का अटैक कराया गया था। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जानता। अगर ये मुस्लिम लीग के साथी कहेंगे तो मैं किस घर में अंडे और टमाटरों का रेंज किया गया था वो भी अर्ज कर दूंगा। यही चाह रहा था। मेरी बात सुने ना, क्या अब मरियम साहिबा जिस घर से निकली 750 एकड़ या 500 एकड़ का घर था, जिस गाड़ी में गई, गाड़ियां ओहो बट्टी जो लिबास गाड़ियों की लाइन उसमें बताएं आम शहरी का रूल क्या था? क्या ये इसलिए गई कि इधर जाती उम्र में साफ पानी नहीं आ रहा है, 8 दिन से लाइट नहीं आ रही, पिछले 10 दिनों में 80% रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। अल्लाह आपका भला करे। आम शहरी का रोल रह गया कि 70 साल का एक बंदा है हमारा वजीर आज़म, उसको शुगर हो गया, मैं रोना शुरू कर दूं, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया, ये रिपोर्ट बता रही है, मैं रोना शुरू करूँ। और यार मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, मेरी बेटी को खाना नहीं मिल रहा, मेरे घर में बिजली नहीं है, मुझे नवाज शरीफ साहब का मसला है, मेडिकल कॉलेज बना रही है सियासत नाम की। यार मियां साहब ने आज तक इसमें सियासत की है, छोड़े ना, तो करनी पड़ेगी। बताएं आखिरी मुझे बात बताएं, आपको सरेंडर करते नहीं नजर आ? मुझे नजर नहीं आते। देखें सियासत इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट और टॉक शो और मीडिया टॉक तक महदूद कर दी है। वो जलसे, वो रैलियाँ, वो जुलूस, वो जुल्फ़कार अली भट्टो की तकरीर, वो बेनज़ीर का आना, वो 10-15 लाख का मजमा। अब ये 10-15 बंदे हायर करते हैं, जाली ट्विटर अकाउंट बनाते हैं 200-200, उसमें माँ बहन की गलीज गुफ्तगू करते हैं, चूहों की तरह बिल में छुप के। इतनी औकात भी नहीं है कि अपनी शक्ल ही दिखा दो और मैं लोग सामने ला सकें। और मैं आपको खबर भी दे दूं, आप चाहे माने या ना माने, मौलाना की लड़ाई भी इनके साथ यही है। वो कहते हैं मेरे से बैठो और मुझ के लिख के चलो, इन लोगों से हम इस्तीफा लेंगे, ये एक्शन होगा, हम लड़ेंगे। वजह है ना, ये हर मौके पे तो बारगेनिंग कर लेते हैं, सौदेबाजी कर लेते हैं। मौलाना पहले भी कराची से मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें, मेरा आप एक सवाल है, फिर अगला सवाल मैं करूंगा। आप ये समझते नहीं कि दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पीटीआई गवर्नमेंट? जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, वो गलियां होगी, सुनिया तो भाई मिर्जा यार फिर मैं कहता हूँ इमरान खान साहब 5 वक्त नमाज पढ़ते हो तो शुक्र करते हो कि अल्लाह ताला आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे जरदारी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और हमारे अल्लाह तेरा शुक्र है। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और बड़ी अहम खबरें कराची के हवाले से जो आज मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने, और वो बड़े जो है वो टू द पॉइंट थे, और उससे कम अज़ कम हमें ये भी नज़र आता है कि जो अब रियलाइजेशन एटलीस्ट कोर्ट्स की लेवल तक हो चुकी है कि इस शहर के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, और बाकी शहरों के साथ भी यही खिलवाड़ हुआ, और बाकी शहरों का भी यही मुस्तकबिल होगा, बड़ा करीब तरीन मुस्तकबिल, अगर कुछ इक़दामात ना हुए। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक। भट्ट साहब, मैं कुछ कमेंट्स आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ, मलिक साहब आपके भी, और वो जो हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा है। वो कह रहे हैं मुल्क चलाने की सलाहियत ही नहीं है गवर्नमेंट में, इतनी बेबसी नजर आई लोगों पर, एक आदमी सड़क पर शहरियों की मदद के लिए नजर नहीं आया। क्या आप की हुकूमत इस तरह पाकिस्तान चलाएगी? जो कराची के करता धरता हैं वो तो मुंह से नवाला भी छीन लेते हैं, आपको वोट मिला है वहां से, और आप लोगों को बेबस कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं कराची में, बिजली नहीं, पानी नहीं। इजाजुल हसन साहब का कहना था कुछ नहीं बचा कराची में, मुकम्मल बर्बाद कर दिया कराची में, अब बचा क्या है? अदालतों से स्टे लेकर शहरियों को अजियत दे रहे हैं, ये हाल है पूरे मुल्क से। पेट्रोल गायब हो गया, 10 दिन मुल्क रुक गया, आप लकीर मत पीटे, जिसको जाना था वो माल लेकर निकल गया। कराची के शहरी इलेक्ट्रिक के हाथों, के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बन चुके हैं, पेट्रोल की किल्लत हो जाती है, आप लोग पेट्रोल तक स्टोर नहीं कर सकते, हमारा पावर डिवीजन तो लकीर का फकीर हो चुका है। बड़ी साहब, सरकारी मुलाजमीन में तो शहरियों की खिदमत का जज्बा नहीं, के इलेक्ट्रिक की इजारादारी क्यों है? अब ये सारी की सारी बातें, मतलब ये अब ये पूरे, ये तो एक मॉडल पे उंगली, मतलब नहीं देखें, मॉडल पे नहीं, आपने आपका जो 72 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, अदारों को बना नहीं पा रहे, अकरा परवरी, सिफारिश और राशि लोग, करप्ट लोग, नाअहल लोगों को तैनात किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अक्कासी की है। उन्होंने अपनी ज़ात की नहीं बात की, उन्होंने कहा कि आप नाअहल हैं, हुकूमत चलाने की सलाहियत ही नहीं रखते, आप ये काम कर ही नहीं सकते जो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, हम तो कोई बयान अपनी राय दें तो नोटिस आ जाता है, कोई प्रोपोगंडा शुरू हो जाता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स है ना, उन्होंने अपनी ज़ात के तो नहीं किया, पिछले 10-15 दिनों से जो कराची के लोगों के साथ आप हाल कर रहे हैं, इतना तो कोई बदतरीन दुश्मन के साथ नहीं करता। पानी से उन्हें मार रहे हैं, गंदगी से उनको मार रहे हैं, चाइना कटिंग के साथ उन्हें मार रहे हैं, भत्ताखोरी के साथ उन्हें मार रहे हैं, कब्जा ग्रुप के साथ उन्हें मार रहे हैं, और ऊपर बैठ के इस्लामाबाद और सिंध हुकूमत आपस में लड़ती रहती है। इन लोगों का क्या कसूर है?
ये तो चाहिए कि इन लोगों की जिम्मेदारी का तयन किया जाए कि कराची को इन हालात तक पहुंचाने में कौन कौन जिम्मेदार है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये तो पानी है, जब ये पानी नहीं आया था मुझे कराची से कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो कुछ अर्सा पहले तक जिसने मुझे ये बताया हो कि आज तक मुझसे फ़ोन नहीं छीना गया। ये वहाँ लॉ एंड ऑर्डर किया, ये आपको याद है। और अब मलिक साहब मुझे ये बताएं कि ये क्या बुनियादी तौर पर तो ये जितने सवालात उन्होंने उठाए हैं वो उनका इसका मतलब तो ये है कि ये आप तरीक़ाकार इससे तो ये कराची नहीं चलेगा। पहली तो बात उन्होंने ये नहीं कहा कि अहलियत, उन्होंने कहा काबिलियत भी नहीं है, ना काबिलियत है ना अहलियत है। ये पाकिस्तान का अपना चीफ जस्टिस कह रहा है, ये भट्टी साहब ने नहीं कहा, चीफ जस्टिस ने कहा। अब इस वक्त अगर PTI से आते हैं, मेरे लिए पीपल्स पार्टी पे बात करना टाइम ज़ाया करना, वो साबित हो गया 13 साल में जो उन्होंने किया। 14 आपके MP हैं, MNA हैं कराची से, 23 आपके MP हैं, सदर आपका कराची से, 2 आपके फेडरल मिनिस्टर हैं। और मेरे वज़ीर आज़म साहब जिनको पता है कि मदीना की रियासत में वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। कई 2 साल पहले को 15 दफ़ा इन्होंने कहा कि 162 अरब रुपए देने हैं, वो कितने हैं किसी को नहीं पता। सिंध का क्लेम किया कि 172 अरब रुपए आपने हमारे जो वफाक ने देने हैं वो हमें दे, वो नहीं दे रहे। आज की सुन लें, आज अपना वज़ीर जो इतलात साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब जुमे को जाएंगे कराची और वहाँ पे ना ऐलान करेंगे और हम सूबाई हुकूमत से मिलकर कराची के लिए काम करेंगे। लास्ट सेंटेंस मेरा ले लें। और गवर्नर जो सिंध है वो आज फरमा रहे हैं कि कराची को खून भी हमने देना है, माल भी हमने देना है, सही भी इसको हमने करना है। तो लड़ाई तो अभी की वहीं की वहीं। अच्छा भट्टी साहब, आज फैसला हम कराची को पैसे नहीं देंगे, सिंध को तबाह करना है। हालांकि जो कराची में चोरी डकैती है ना, इस्लामाबाद में भी उसके असरात आ गए। इस्लामाबाद में चंद दिनों से डकैत चोरों का राज है, उधर भी पुलिस सो रही है। मैं आपसे एक और बात करूं। आज फैसल सब्ज़वारी साहब ने कुछ फिगर्स दिए हैं और ये मैं यादाश्त की बल पे कह रहा हूं कि कोई 200-300 अरब रुपया वहां से इकट्ठा होता है आपकी टैक्सेस की सूरत में, सूबाई टैक्सेस 20% पासन का रेवेन्यू कराची से इकट्ठा होता है। नहीं उसको छोड़े, जो वहाँ की गवर्नमेंट खुद वहाँ पे कर रही है। मुझे आप ये बताएं, ठीक है पैसे देने चाहिए, जितने पैसे आज तक दिए वो तो दुबई में चले गए, वो तो पापड़ वालों के निकल आए। साहब फिर अब अगर वो कहते हैं कि इनको पैसे देंगे तो इनकी तो मौज लग जाएगी, ये कहेंगे शुक्र है गंदा पानी आया, ये उनका कहना है। नहीं काजी साहब आप थोड़ा सा भूल रहे हैं। 12 साल से लगातार हुकूमत है। MQM जो रोना रो रही है, मुशर्रफ दौर में वो सदर भी थी MQM, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी थी और CM भी थी। ये 12 गवर्नर सदर नहीं, तो मतलब है सदर भी मुशर्रफ था यार। मुशर्रफ के हाथ में था। मुशर्रफ पहली दफा एक अहम तरीन अदारे की तैनाती MQM के कहने पे हुई। मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। यानी कि 9 साल वो और 12 ये, 21 साल। मुझे ये बता दें 21 साल बाद भी आपने एक भी खरबों रुपया लिया, लगाया कितना? वो लगा कहाँ? लंदन प्रॉपर्टी बनाने में, दुबई प्रॉपर्टी बनाने में, अमेरिका प्रॉपर्टी बनाने में, ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर्टी बनाने में। एक आपने अरबों रुपए सिर्फ जैसे आते रहे, एक स्कीम पास होती रही, सरकार जेबों में आए, जेबों में गए और खत्म हो गए। आपने रोड पे एक पैसा नहीं लगाया, आपने जो बड़ा गलत किया है, जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, इसका तो बताएं। इसको बताए, उन्होंने साफ कह दिया ये हुकूमत ना सलाहियत रखती है, तो जिसने पैसे लेके जाना था वो लेके निकल गया। भाई पैसे तो आम की जेबों से हर महीने बिजली के बिल के इस सूरत में निकले। आप नहीं बिल दे रहा, मैं नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। ये है कि जब हुकूमत के पास चले जाता है वो लगता कहाँ है, वो चंद खानदान लूट के ले जाते हैं। इस निज़ाम ने नहीं चलना। वो भी कैसा भी एक सलूशन मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, आप दोनों भी इस पर जरूर बोलें। देखिए हमारे मुल्क में बड़ी बहस हो रही है 18वीं तरमीम पे। अगर हम 18वीं तरमीम से एक स्टेप आगे चले जाएं, आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपने वफाकी हुकूमत से पैसे दे दिए सूबे को। अगर 18वीं तरमीम में ये एडिशन कर दिया जाए कि सूबा आगे अपने ज़िलों को इतने इतने पैसे देगा ज़िले हुकूमत के लिए, तो 18वीं तरमीम से हम पॉजिटिव न्यूज़ नहीं कर सकते। सर यहाँ पे रुकिएगा, ये आपने ना बड़ा दुख था एक भट्टी साहब। बात यह है कि जब आपने ठेकेदार के साथ मिलके माल खाना है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो, पार्लिमानी फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो, आपकी लोकल बॉडीज हों, आपकी जो, तो फिर तो सब खत्म हो गया। अच्छा मैं बताता हूँ, अल्लाह फरमाता जिस जिस्म में लुकमा हराम गया, जिस जिस्म में लुकमा हराम गया वो इंसाफ करने से आरी हो गया। वो साफ़ी है, सियासतदान है, जनरल है, जज है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है। 90% तो हराम इस मुल्क में जायज़ करार का दे दिया हुआ। इस हुकूमत ने तो बाकायदा रजिस्टर कर दिया हुआ है कि जितने पैसे लूट के लाओ तुम हमारी गोदी में आ जाओ, नैब से भी आज़ाद हो, FIA से भी आज़ाद हो, एंटी करप्शन से भी आज़ाद हो। देखिए अरबों खरबों रुपये मुल्क में आ रहा है, लग कहाँ रहा है?
कादी साहब, जब तक आप 2 सालों से मुझे ये सुना रहे हैं कहानी कि नैब ने पकड़ लिया, मुझे रिकवरी जीरो नजर आती है। मुझे एक जवाब दें, बाकी आप 50 अरब दे दें कराची को। अगर वो 50 अरब सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के जरिए बैरून मुल्क चले जाए और फिर मेरे कराची के भाई पानी को तरसे, सड़क को तरसे, तालीम को सख्ते, तो क्या करेंगे? नहीं, अगर हम मैं कराची की बात करता हूँ, ठीक है, MQ PTI की गवर्नमेंट हर जगह पे उस पर सवालिया निशान है और आपका हक भी, हर किसी का हक है वो करें। कराची में तो ठीक है, उनके MNAs भी हैं, मगर ना उनकी सूबाई हुकूमत है, ना उनकी लोकल गवर्नमेंट है। भाई सिंध का तो पीपल्स पार्टी के तो शिकवा कारी नहीं रहे, पीपल्स पार्टी चाहती नहीं, उसने ही तो तबाह किया इस हाल में। इस हाल तक सिंध को, कराची को कौन लाया है कि पिछले ये 9 साल नहीं, कमो बेशतर 20 से 25 साल ये पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की। क्या लाड़ का ना स्विट्जरलैंड हो गया? क्या नवाब शाह पेरिस बन गया? पीपल्स पार्टी ने पूरा सिंध, मुझे बताएं, आप वहाँ शाम को ट्रैवल नहीं कर सकते कि खुदा ना खास्ता रास्ते में लूट ना जाए, बीमार हो जाए तो गधा गाड़ी पर लोग सफर करते और रास्ते में जाने दे देते हैं। क्या शिकवा करना? ना बेनजीर की पार्टी नहीं रही, अब जरदारी पार्टी है। कोई कमेंट है, पीपल्स पार्टी ने इंसाफ से काम किया, उन्होंने कराची का जो म्यार था ना, उन्होंने अंदरूनी सिंध के उसके बराबर कर दिया। ब्रेक पे जाते हैं, मगर ब्रेक जाने से पहले कर दूं, मुझे वो बच्चा याद आ गया जिसकी मैयत जो है वो एक चचा और एक बाप मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे थे। ये भी कराची में हुआ, उसके सिंध में हुआ, और ये भी। बहरहाल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि माशी तौर पर जो एक तबाही कोरोना ने मचा रखी है, और वैसे भी कोरोना के अलावा भी तबाही जो है इंडिया में, इसके बावजूद वो जंग की बात हो रही है, तो ये बात कहाँ तक जाएगी? क्योंकि हमारे हमसाए में अगर इस मुल्क में अमन नहीं होगा तो हम भी मुतासर होंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बट साहब, ये ज़ाहिर है जब रीजन में वॉलेटिलिटी हो, जंग के कैफियत हो, तो आपके हमसाए मुल्कों में भी ज़ाहिर है एक बेचैनी होती है। अब इंडिया की हालत ये है, मेरे हाथ में एक खबर है, शायद आप दिखा दें अगर हम दिखा सकें, कि इस क्वार्टर से मुराद ये है कि ये जो माशी यानी 3 महीने होते हैं, इसमें उनकी जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 23.9 यानी 24% फॉल है। अमेरिका यानी मोदी साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत से इसको इस मकाम पर ले आए। ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ, आने वाले दिनों में अमेरिका जो सुपर पावर थी, उसकी इकॉनमी देखें किस हद तक तबाह हाली में चले गई, इंडिया कहाँ चले गया, हम तो फिर बहुत बचे हुए हैं। आने वाले दिनों में सुपर पावर अमेरिका और इंडिया मज़ीद क्राइसिस का शिकार होगा। ऐसे मौके पे वो चीन से जो पंजा आजमाई कर रहे हैं, इतनी दुर्गत इन्होंने बनवानी है। मोदी से वो दुआ करें कि 1 साल और रहे, क्योंकि भारत तोड़ने की वजह मोदी खुद बने। नरेंद्र मोदी भारत को तबाह करने की वजह बनेगा। तारीख में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियाँ, हिंदुइज़म और दहशतगर्दी सोच ने भारत को मोदी के जरिए तबाह कराया। मलिक साहब, कुदरत के अपने फैसले होते हैं। चाइना इस सारी सिचुएशन में कुछ 7-8% ग्रोथ से 3.2 पे है, यानी कि उनको पॉजिटिवली 3-4% का नुकसान हुआ। इंडिया आपने बता दिया, इंडिया भी 7-8 पे था, 7-8 से होते होते ये -30 पे आ गया। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 14 करोड़, और आप इंडिया की गुर्बत 14 करोड़ तो इन दिनों में हुए हैं ना? इन दिनों में हो, तो आप पहले आप इससे साथ जोड़ सकते हैं। बीमारी सारी चीज़ें अगर निकाल लें, देखें कमाल कुदरत का है कि हमारे साथ सरहद मिलती है और पाकिस्तान अल्लाह का करम है जैसे लगता है। तो मैं सिंपली जो पॉइंट आर्गूमेंट देना चाह रहा हूँ कि कोरोना में आगाज़ हुआ चाइना से, चाइना इससे सेफेस्ट प्लेस बन गया, इकोनॉमी की तबाही हुई, सबसे ज़्यादा अपना इस वक्त इंडिया मार खा गया, कोरोना में इंडिया मार खा गया। आप किस तरह लड़ सकते हैं चाइना से? आई वुड से कि चाइना और इंडिया का कब्जा कर लिया, साइकोलॉजिकली शोर इंडिया ने डाला। इंडिया के पास ना सलाहियत है, ना ताकत है, ना जज्बा है, ना फौज है। वो कह रहे हैं कि फौज का मोरल भी बहुत डाउन है। नरेंद्र मोदी को नदामत जो चाइना से बार बार मार खाई ना, अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए, जोश उसका जज्बा जिंदा रखने के लिए वो बयान दे रहे हैं। लेकिन मेरी इतला है कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के आवाज़ें इतनी बुलंद हो चुकी हैं कि अब मोदी को अपनी बात सुनाई नहीं दे रहा। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि वो बुकलाहट करके पाकिस्तान के साथ कोई शरारत कर सकता है, लेकिन चीन ही काफ़ी है। फ़िलहाल खासी टुकाई करा बैठा है, कभी आगे पीछे होता रहता है। 1-2 दिन पहले इन्होंने भारत के ऊपर चीन पे अटैक किया, भारतीय फोर्स ने माइनर सा नुकसान हुआ है। तो हम देखें आने वाले दिनों में क्या होता है।
जी लास्ट कमेंट। इंडिया में कुछ लोगों के कुछ सेन आवाज़ें भी हैं, कुछ लोगों का कहना कि इंडिया को भी पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाने इंडिया की लेकिन ज़रूरत है। मैं चूंकि मुझे यहाँ क्लोज करना है नाज़रीन, सिर्फ इतने इस बात पे ख़त्म करते हैं कि खौफनाक माशी बुरान है जो हमारे हमसाय में भी आ चुका है। हमें भी सोचना चाहिए कि आने वाले दिन कैसे होंगे और हमें ये जो पैटी लड़ाइयाँ नवाज से वापस आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे निकल के इस पैटी इशू से हमें देखना पड़ेगा कि आने वाली मीशत कैसी होगी और कैसे उससे लड़ सकेंगे, जिसके बारे में आज चीफ जस्टिस ने भी कहा। कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।